नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो बात होगी शतरंज की बिसात पर सियासत की, बात होगी सत्ता सियासत की पेचीदा गलियों की, बात होगी सड़क से सदन तक मचे सियासी संग्राम की, बात करेंगे चुनावी एक्सप्रेसवे पर सियासत की रफ्तार की। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में देश प्रदेश की सियासत की बात करेंगे, सियासतदानों की बात करेंगे। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा बागेश्वर को बधाई दी। बागेश्वर धाम से यह यात्रा ओरछा धाम तक निकाली जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खून को तो उसे भगवे का रंग बता देना। अगर पूछे कोई तुम्हारे वंशज के बारे में तो मेरी जान सीना ठोक कर जय श्री राम का नाम बता देना। बाबा बागेश्वर ने किया हिंदुत्व का झंडा बुलंद। सनातन हिंदू एकता के लिए पदयात्रा। पदयात्रा में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बाबा बागेश्वर की 160 किलोमीटर की पदयात्रा। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक पदयात्रा। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसके लिए बागेश्वर धाम में लाखों की संख्या में हिंदू भक्त पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बागेश्वर धाम से यह पदयात्रा ओरछा धाम तक निकाली जा रही है। इसे लेकर बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की सड़कें होर्डिंग्स और पोस्टर से पट गई हैं। यह पदयात्रा करीब 160 किलोमीटर की है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूरा बागेश्वर धाम हिंदू भक्तों से पटा पड़ा है। बाबा बागेश्वर ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं का अभिवादन किया है। ये बहुत बड़ी जागृति है हिंदुओं की एकता की। हिंदुओं में एकता बढ़ गई है और निश्चित रूप से ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब हिंदू एक होकर के इस देश में नई क्रांति खड़ी कर रहे हो। जिस दिन 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू पैदल आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, उसी दिन एक नई क्रांति हो जाएगी। देश और विदेश के लोग आए हैं, उनके अंदर जुनून है और सभी लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब तो गुरुजी ने पदयात्रा छेड़ दी है। देखिए, ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये यात्रा अनवरत है। जब तक भारत में एक नई क्रांति नहीं होगी तब तक हम इस देश में पदयात्रा करते रहेंगे। इसका परिणाम कुछ भी। बालाजी की पूजा अर्चना के बाद इस पदयात्रा की शुरुआत की गई। वहीं पदयात्रा का समर्थन करते हुए सीएम मोहन ने उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बागेश्वर सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक संत है, उनकी अपनी यात्रा है और उनका मनोभाव है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति का ध्वज थामे हुए हैं। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी का अपना एक अलग अंदाज भी है और वो विभागी के लिए जाने जाते हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गुरुजी की यात्रा सिंबॉलिक पदयात्रा है, नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास है। जहाँ तक बागेश्वर धाम में गुरुजी की जो सनातन यात्रा का पदयात्रा, मुझे लगता है सिंबॉलिक पदयात्रा है। नई पीढ़ी में हमारा जो युवा है, देश का नौजवान पीढ़ी है, उसको अपने संस्कृति के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति जोड़ने का एक उनका एक अभिनव प्रयास है। मैं उनके इस प्रयास के गुरुजी के बहुत उनको हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तो चलिए अब जानते हैं यात्रा का रूट। ये यात्रा कहां से कहां होकर जाएगी, कहां पर इसका समापन होगा। 21 नवंबर से बागेश्वर धाम से यात्रा की हुई शुरुआत। पहले दिन करीब 15 किलोमीटर की पदयात्रा। 22 नवंबर कादरी फार्मेसी कॉलेज से छतरपुर शहर पेप्टिक टाउन तक यात्रा। दूसरे दिन की करीब 17 किलोमीटर की यात्रा। 23 नवंबर नौगांव शांति कॉलेज तक 21 किलोमीटर तक पदयात्रा। 24 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस में 22 किलोमीटर यात्रा के बाद रात्रि विश्राम।
25 नवंबर ग्रामोदय मऊरानीपुर यूपी में रात्रि विश्राम। 26 नवंबर को शारदा महाविद्यालय में गुक्सी में यात्रा का स्वागत। 27 नवंबर रेस्ट एरिया निवाड़ी पहुंचेगी पदयात्रा। 28 नवंबर को ओरछा तिराहा पर स्वागत। 29 नवंबर यात्रा का आखिरी दिन। ओरछा तिराहे से ओरछा धाम पर होगा समापन। 8 किलोमीटर तक पदयात्रा पूरी करेंगे बाबा बागेश्वर। फिलहाल हिंदू एकता के संकल्प के साथ पदयात्रा शुरू हो गई। यात्रा में संतों की उपस्थिति है, झांकियां है, बुंदेली लोक कला का समावेश भी दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। पहले दिन 20 किलोमीटर की पदयात्रा, उसके बाद छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मऊरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के रामराजा मंदिर में यात्रा का समापन होगा। बाबा बागेश्वर की यात्रा का मुख्य लक्ष्य भेदभाव और जात पात को मिटाना है। हिंदुओं को एकजुट करना है। धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल यात्रा में आस्था और उम्मीद के साथ भक्तों का जनसैलाब नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। उज्जैन महाकाल मंदिर का लड्डू अब टेस्ट में बेस्ट हो गया है। मंदिर में बनने वाला लड्डू एक बार फिर भगवान राम के दरबार पर पहुंचाया जा रहा है। अयोध्या के बाद अब नेपाल के जनकपुर में महाकाल के लड्डुओं का प्रसाद भेजा गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रक को रवाना कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में बांटा जाएगा महाकाल का प्रसाद। महाकाल के 1,11,111 लड्डुओं से होगा मुंह मीठा। राम जी की बारात में साथ जाएंगे लड्डू। सीएम मोहन ने हरी झंडी दिखाकर लड्डू के ट्रक को किया रवाना। लड्डू प्रसाद का ट्रक अयोध्या होते हुए पहुंचेगा मिथिला। जनकपुर में राम बारात में बटेंगे महाकाल के लड्डू। शंख डमरू मंत्रोच्चारण के साथ लड्डू रवाना। उज्जैन महाकाल मंदिर समिति के द्वारा तैयार किए गए शुद्ध बेसन और घी के लड्डू प्रसाद को देश भर में खास पहचान मिली है। इस बार भगवान महाकाल का प्रसाद 26 नवंबर को अयोध्या से राम बारात के साथ जनकपुर, नेपाल तक पहुंचेगा। राम बारात बिहार से होते हुई 3 दिसंबर को जनकपुर पहुंचेगी, जहां 9 दिसंबर को भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह महोत्सव में यह प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार से 1,11,111 लड्डू प्रसाद से भरे कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पंडितों ने शंख डमरू बजाकर मंत्र उच्चारण किया। यह ट्रक अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। भगवान राम का विवाह प्रसंग भी और धूमधाम से होगा, और अगर इतना बड़ा धार्मिक आयोजन और हमारा योगदान भी कैसे हो सकता है। तो बाबा महाकाल के प्रांगण से 1,11,111 लड्डू पहुंचाने का जो निर्णय, बहुत बधाई। अयोध्या से यह लड्डू प्रसाद मिथिला, नेपाल पहुंचाया जाएगा। भगवान महाकाल के भोग प्रसाद के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति बेसन के शुद्ध घी से लड्डू प्रसाद तैयार करती है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि महाकाल मंदिर से 1,11,111 लड्डू प्रसाद अयोध्या पहुंचाया जाएगा। अयोध्या से यह प्रसाद 26 नवंबर को जनकपुर के लिए राम बारात के साथ जाएगा। राम बारात बिहार होकर नेपाल 3 दिसंबर को पहुंचेगी, जहां 9 दिसंबर को माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह होगा। इस बार अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह महोत्सव, राम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। तो इस बार उनके द्वारा आग्रह किया गया था कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से कुछ गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप कुछ प्रसाद मिथिला, जनकपुर भेजा जाए। उसी कड़ी में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मंशानुरूप ये 1,11,111 लड्डू हम प्रसाद के रूप में मिथिला, जनकपुर उनके विवाह समारोह हेतु भेज रहे हैं। प्रदेश सरकार की कैबिनेट और उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि बाबा महाकाल के भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यह लड्डू प्रसाद भिजवाया जा रहा है, जो कि हमारा सौभाग्य है
कि भगवान राम की बारात में यह लड्डू प्रसाद बटेगा। भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव पर महाकाल के भक्त हमारे बड़े भाई यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में माता सीता की जन्मस्थली मिथिलेश नगरी में महाकाल बाबा की ओर से 1,11,111 लड्डुओं का प्रसाद पहुंचाया जा रहा है, जो रामलला के अयोध्या से होकर के निकलेगा। नेपाल का जनकपुर माता सीता का मायका माना जाता है। पहले यह मिथिला के नाम से जाना जाता था, जहां माता सीता का भव्य मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ हर साल भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें अयोध्या से भगवान की बारात नेपाल से जनकपुर जाती है और फिर वहाँ धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जाता है। इस बार भी यह आयोजन भव्य होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान होने वाला है, क्योंकि इस बार श्री राम सीता विवाह आयोजन में उज्जैन के बाबा महाकाल का प्रसिद्ध प्रसाद लड्डू बांटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश में दल बदलू नेताओं को अपनी बारी का इंतजार है। चुनावी बेला में बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के नेता अब पार्टी की तरफ से टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। कई नेता तो बीजेपी से आश्वासन के बाद अब हैरत में है कि उन्हें कब मौका मिलेगा, इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी नंबर आएगा। कई ऐसा नेता थे जो बीजेपी में अपनी शर्तों के साथ शामिल हुए हैं। आखिर क्या है बीजेपी में दल बदलू नेताओं की स्थिति, इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। दल बदलू नेताओं को इंतजार। क्या बीजेपी में हाशिए पर हैं कांग्रेसी नेता? बीजेपी में पद के इंतजार में कांग्रेसी। चुनावी बेला में छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी। नेताओं को नहीं मिल पा रहा राजनीतिक पद। पद के लिए माननीयों में बढ़ने लगी हताशा। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल को लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर चर्चा हुई। इस चर्चा पर कुछ दिनों के लिए हालांकि विराम लग गया था, लेकिन अब एक बार फिर चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भाजपा में घर वापसी कर ली। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कमलनाथ का दाहिना हाथ कहे जाने वाले दीपक सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और विधायक कमलेश शाह ने भी बीजेपी का दामन थामा, लेकिन अब उन्हें भी कोई राजनीतिक पद नहीं मिल रहा है। सुरेश पचौरी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त होने वाली राज्यसभा की सीट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हुआ कुछ और। ध्यान दीजिए तो सुरेश पचौरी का कद कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बराबर था। वह लंबे समय तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। दिल्ली की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ रही, लेकिन जब से भाजपा में आए हैं हाशिए पर ही हैं। इसी तरह दीपक सक्सेना की बात करें तो भाजपा नेताओं ने निगम मंडल में नियुक्ति का भरोसा दिलाया था, लेकिन उन्हें भी अभी तक कुछ नहीं मिला। उधर कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह को भी मंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन केवल विधायक बनकर रह गए हैं। अब इस दल बदल के खेल पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि उनकी पार्टी में जिन नेताओं को सम्मान मिला अब वे बीजेपी में जाकर पछता रहे हैं। हाल उनका बेहाल हो गया है, उनकी स्थिति बेहद खराब है। बहुत स्पष्ट तौर पर ऐसे लोग जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब दी, उसके बाद वो हमारे नहीं हुए, तो भाजपा अच्छे से जानती है कि जो एक बार का विभीषण है वो हर बार का विभीषण होता है। एक बात। दूसरी, भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कुछ लोग वहाँ पद प्रतिष्ठा पा लिए हैं, उनसे भाजपा के कार्यकर्ता नाराज़ हैं, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे आयातित लोग जो हैं उन्होंने दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना लागू कर रखी है। तो भाजपा मूल का जो कार्यकर्ता है वो दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बनकर रह गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से दल बदल का खेल खुलेआम चल रहा है। इसी वजह से राजनीतिक दलों का परिदृश्य बदल गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से आए इन 7 नेताओं में मोहन सिंह राठौर, बृज बिहारी पटेरिया, राजेश शुक्ला, सिद्धार्थ तिवारी, सचिन बिरला, छाया मोरे और कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट दिया। हालांकि सभी ने जीत हासिल की और विधायक बन गए।
वहीं 2020 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन था, उन सभी की अब तक बल्ले बल्ले है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन कैबिनेट तक में उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छा प्रभाव है। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर जो लोग भाजपा में शामिल हुए, उनमें से ज्यादातर की हताशा बढ़ती चली जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, एदल सिंह कंसाना ऐसे नेता हैं जो शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री रहे और मोहन सरकार में भी मंत्री हैं। बीजेपी का कांग्रेसी नेताओं को लेकर कहना है कि पार्टी सभी को उचित समय पर उचित जिम्मेदारी देगी, सभी काम कर रहे हैं, कांग्रेस को बीजेपी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए लोगों का बोलबाला है, कभी कहते हैं कि बाहर से आए लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। तो कांग्रेस इस प्रकार से एक नकारात्मक राजनीति करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक एक कार्यकर्ता के लिए काम और एक एक काम के लिए कार्यकर्ता की भावना के साथ हम काम करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे संगठन में उत्तरोत्तर कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो रही है। संगठन के विस्तार के कार्यक्रमों में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो उस स्थिति में कांग्रेस अपने संगठन में देखने और झांकने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता कार्यकर्ता पूरी सशक्तता के साथ प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारने के लिए प्रयासरत है और उसमें तमाम लोग सहभागी है। अंदर और बाहर का कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। फिलहाल सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सूची तो तैयार कर ली थी, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी के संगठन चुनाव के बाद ही उन्हें मंत्री पद का दर्जा मिल पाएगा। एक बात यह भी कि जितनी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पद हैं, उससे कहीं ज्यादा नेताओं की संख्या है। ऐसे में कांग्रेस से आए नेताओं और बीजेपी में लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये भी एक गंभीर सवाल है। हालांकि इस पर बीजेपी संगठन और सत्ता में मंथन जरूर चल रहा होगा। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला बनने जा रही है। इसमें एक साथ 10,000 गोवंश रखे जा सकेंगे। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका भूमि पूजन करेंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गौशाला का निरीक्षण किया। हाईटेक गौशाला में ही चिकित्सा वार्ड भी बनाया जाएगा। यहां पर गोवंश का इलाज भी किया जा सकेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस गौशाला में क्या है खास। ये गौशाला 10,000 गायों की क्षमता वाली अत्याधुनिक गौशाला होगी। 15 करोड़ की लागत से लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गायों की 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी। गायों को भूसा, हरी घास, पशु आहार आदि कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। गोबर एवं गौमूत्र से विभिन्न सामग्री तैयार की जाएंगी। जैविक खाद निर्माण के लिए संयंत्र भी लगाया जाएगा। गायों के उपचार के लिए सभी संसाधनों से युक्त चिकित्सा वार्ड का निर्माण किया जाएगा। दरअसल भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बरखेड़ी दोब में जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनेगी। इसमें एक साथ 10,000 गौवंश रखे जा सकेंगे, जिसका भूमि पूजन 23 नवंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। बीते दिन विधायक रामेश्वर वर्मा, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गौशाला का निरीक्षण भी किया। ये गौशाला 25 एकड़ में बनेगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों सहित वे सभी आवश्यक संसाधन होंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं। गौशाला में चिकित्सा वार्ड बनेगा, जिससे गौवंश का इलाज भी हो सकेगा। आकलन लगाया जा रहा है कि इसकी लागत 13 से 15 करोड़ रुपए आएगी। निरीक्षण करने पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की कमान एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जो मन, वचन, कर्म से गौमाता की सेवा में संलग्न रहते हैं। गौमाता का संरक्षण और संवर्धन जिनकी प्राथमिकता है। प्रदेश भर में गौशालाओं के निर्माण के साथ ही गायों के आहार और सुविधाओं के बंदोबस्त के लिए प्रबंध कराते हैं। हमारी सनातन परंपरा में गाय को माता कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 23 तारीख को विशाल और भव्य एक हाईटेक गौशाला बनाने का तय किया है, जिसका भूमि पूजन 23 तारीख दिन शनिवार प्रातः 10 बजे बरखेड़ी डोब में आयोजित किया गया है, जो सूखी सिमनिया रोड के पास है। और मैं भोपाल शहर वासियों से, सनातनियों से, जो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे सभी बंधुओं से, बहनों से, संत समाज से सबसे आग्रह करूंगा कि इस गौशाला के भूमि पूजन में आए। ये 10,000 गाय रखने की व्यवस्था है। लगभग 25 से 30 एकड़ भूमि में इसको बनाया जा रहा है। 15 करोड़ प्रथम चरण में इस पर खर्च करने की सरकार स्कीम बना रही है। यहाँ गौ माता की सेवा होगी, संवर्धन होगा
और गोवंश को सुरक्षित और गोवंश का संवर्धन कैसे हो सकता है और कैसे गाय से आर्थिक स्थिति भी जनरेट की जा सकती है, ये पैमाने भी इस पर सरकार विचार कर रही है। और मैं चाहता हूं कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गौ माता की सेवा में अपना योगदान दें। पहले फेज में 2000 गायों की क्षमता वाले क्षेत्र का निर्माण तेजी से प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। गौशाला में हरा चारा, भूसा और पशु आहार की सप्लाई के लिए अत्याधुनिक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। लगभग 15 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जिला पंचायत गौशाला का निर्माण करेगी। संचालन नगर निगम करेगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गौशाला में गायों के गोबर और मूत्र से जैविक खाद और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए एक यूनिट भी लगाई जाएगी। घायल और बीमार गायों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा वार्ड का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि भोपाल में 6 से ज्यादा स्थानों पर गौशालाएं हैं, जिनमें कुछ की क्षमता 50 तो कुछ की 100 मवेशियों की है। पूरे शहर में पकड़े गए मवेशियों को किस गौशाला में देखभाल के लिए रखा गया है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। इस वजह से कई बार मवेशी मालिक भी मवेशियों के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में एक ही स्थान पर सभी मवेशियों को रखे जाने से उनका रिकॉर्ड रखना और देखभाल करना आसान हो जाएगा। वहीं निगम को भी बड़ी गौशाला मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। महाराष्ट्र में 6,600 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले के मामले में रायपुर में ईडी की टीम ने दबिश दी, छापामार कार्रवाई की। दूसरी तरफ अब ईडी की कार्रवाई पर सियासी एक्शन शुरू हो चुका है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी ने गौरव मेहता और भूपेश बघेल के संबंध पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गौरव मेहता वही हैं जिनके यहां पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की। आखिर क्यों ईडी के एक्शन पर सियासत हो रही है, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। बिटकॉइन स्कैम महाराष्ट्र के साथ साथ अब यह मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इस मामले की दस्तक छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है। पहले समझ लीजिए क्या है पूरा मामला और कैसे बैठा छत्तीसगढ़ कनेक्शन। सीबीआई ने बुधवार को महाराष्ट्र में 6,600 करोड़ रुपए के कथित बिटकॉइन घोटाले की जांच शुरू की। सबसे पहले आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया और पटोले पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने एक डीलर अमिताभ गुप्ता, सुप्रिया और पटोले के बीच हुई बातचीत का कथित ऑडियो शेयर किया। आरोप लगे 2018 के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल बिटकॉइन का इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धन जुटाने के लिए किया गया। इस सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची। कटेक सहित करीब आधा दर्जन कंपनी से जुड़े गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की जांच अभी जारी है। कुल मिलाकर मामले में रेड और तफ्तीश का दौर शुरू हो गया है। ये मामला छत्तीसगढ़ की सियासत से अछूता ही रहता अगर पूर्व कांग्रेसी और बीजेपी नेत्री राधिका खेड़ा और सीएम के सलाहकार पंकज झा के सोशल मीडिया पोस्ट पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ इशारा न करते। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम स्कैम से जोड़ा गया है। पहले राधिका खेड़ा ने पोस्ट कर गौरव मेहता के रिश्ते के बारे में पूछा, फिर सीएम के सलाहकार पंकज झा ने नाना पटोले के साथ पूर्व सीएम की फोटो भी पोस्ट की। अब इस मामले में सियासी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि किसके तार कहां तक जुड़े हैं, जांच में सब सामने आएंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोपों को गलत ठहराते हुए मानहानि का केस करने की बात कही है। वो तो जांच में सब आ जाएंगे, किसके तार कहां जुड़े हैं, कोई बक्से थोड़े जाएंगे। केंद्र तो उसकी सरकार है ना भाई। बिटकॉइन कहाँ चलता है, कहाँ संचालित होता है, मुझे बताओ। छत्तीसगढ़ से, देश से या देश के बाहर से? देश के बाहर से। तो देश के बाहर जो भी मामला होगा उसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। यदि कार्रवाई नहीं की है तो उसकी गलती है। क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम तब तूल पकड़ा जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इसीलिए इस मामले में पूरे देश की राजनीति की नजरें जमी हुई हैं। फिलहाल पूर्व सीएम और पाटन विधायक भूपेश बघेल का नाम आने के कारण बिटकॉइन मसले में छत्तीसगढ़ एंगल भी घुस गया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। बीजेपी जहां आरोपों की झड़ी लगा रही है, वहीं कांग्रेस मामले में ठीक ठाक पलटवार करने की तैयारी में जुटी है। अब जांच या आरोप
कहां तक पहुंचते हैं ये समय के साथ पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।